हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा लेसन 3 चल रहा है। लेसन 3 की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। लेसन 3 है क्या हमारा? कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग, राइट। तो अपनी फर्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमें एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को हमें बड़ा डीपली समझना है, उसके सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करना है, हमें ऑथर की इंटेंशन समझनी है और उनके बेसिस के ऊपर उस पैसेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर मार्क करनी है, राइट। देखिए, यहाँ पर जो इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, कोई भी टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये तो आपको खुद को अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट। जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स से आप फैमिलियर होंगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ में क्या पूछा गया है या क्या दिया गया है, राइट। तो ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ना, लॉजिकल एबिलिटी या फिर एनालिटिकल एबिलिटी, रीडिंग स्पीड, वोकैबुलरी, ये एक्चुअल में सिर्फ थियोरेटिकली नहीं दे रखा। ये सारी एबिलिटीज़ हमें चाहिए अगर हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हैं तो। हाँ जी, आपकी बुक में भी देखिए काफ़ी सारे पैसेजेस दे रखे हैं। एक पैसेज हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था, उसके अलावा भी 4-5 पैसेजेस आपकी बुक में दे रखे हैं। सारे वो अपने आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे इंग्लिश में उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब जी इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड सेंटेंस कंप्लीशन। सबसे पहले पैरा जंबल्स, नाम अपने आप में आपको बता रहा है। पैरा जंबल्स का मतलब क्या है? कहता है एक ही पैराग्राफ के अलग अलग सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे सीक्वेंस चेंज करके। तो जी उन सेंटेंसेस को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और बताना है कि भाई सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। तो आपको बेसिक रीडिंग स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस कहता है जी जब आप फ्लो पकड़ पाएंगे, भाई कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, उसका फ्लो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसका फ्लो पकड़ पाएंगे तो आप इजीली सीक्वेंस में सेंटेंसेस को लगा पाएंगे। और आप अगर उस पैराग्राफ के थीम को समझ गए, बेसिक आइडिया को समझ गए, सेंट्रल आइडिया को समझ गए, तो आपके लिए काम और आसान हो जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो का क्या मतलब है? आपको बड़ी सिंपल सी लाइनें बताता हूँ कि मैं घर गया, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, ये एक लाइन। फिर जी राम आ गया, राम मेरे साथ कुछ देर बैठा, ये दूसरी लाइन। मैंने पानी पिया, तब जाकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ये तीसरी लाइन। मैं ऑफिस से आया था, धूप बहुत थी और मैं बाइक पर आया था, ये चौथी लाइन। तो अब जी इसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है? मुझे प्यास क्यों लग रही थी? मैं घर गया, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो इससे पहले इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं से आया हूँ। तो इससे पहले वाली लाइन क्या है कि मैं ऑफिस से आया था, बहुत तेज़ धूप थी, मैं घर गया, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया तो मुझे कुछ बेटर फील हुआ, फिर राम आया और हम दोनों शांति से बैठे। तो इस तरह से हमें फ्लो पकड़ना है इंफॉर्मेशन का कि क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम 2 एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स। वन इज द बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एंड अदर इज द स्टडी प्रोफेशनल फैमिली
बैकग्राउंड। प्रोफेशनल फैमिली का मतलब जहाँ पर पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स प्रोफेशनल होते हैं, जैसे दोनों टीचर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, इस टाइप के, ठीक है। तो टिपिकली पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स। द पीपल फ्रॉम बोथ द बैकग्राउंड्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एन एंटरप्राइज। स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज नो जोक। तो जी अब इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दी जा रही है? स्टार्टअप के बारे में, कि भैया अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इतनी आसान बात नहीं है नया बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। जनरली जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो या तो बिज़नेस बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड होती है तो बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, या प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। दिक्कत दोनों को ही आती है, नया बिज़नेस स्टार्ट करने में दिक्कत दोनों को ही आती है, राइट। भाई जो बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट हो सकती है, और जो प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो ये हमारा सीक्वेंस बनता है, मतलब कि भैया स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इज़ नो जोक, कि नया काम शुरू करना मजाक नहीं है। जो लोग अपना खुद का काम शुरू करते हैं वो या तो बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं या प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है। दिक्कतें सभी को आती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एन एंटरप्राइज। डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से डिफरेंट दिक्कतें या बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो सीक्वेंस क्या बन रही है? DACB। जी नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? सेकंड, मैं सेकंड और आपको बता देता हूँ एक बार। वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड। वेंचर कैपिटल क्या होती है पता है आपको? आप ये कह सकते हैं कि वेंचर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कि नए काम में दी जाती है, राइट। जैसे हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक के पूरे प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये आपके पास इनकम प्रूफ होने चाहिए, हम सिर्फ इन बिजनेसेस के लिए लोन देते हैं, आप कितने टाइम से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। जो इंसान नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास प्रीवियस इनकम प्रूफ नहीं है, उसको कौन लोन देगा? उसको जो लोन मिलता है वो हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल को आप समझ सकते हैं लोन टू अ न्यू बिजनेस, न्यू अनरिकॉग्नाइज्ड बिजनेस, ठीक है। जैसे कि मान के चले ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा कि भैया मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, किस चीज़ का? ऑनलाइन क्लासेस का। बैंक लोन नहीं देने वाला, बैंक कहेगा भैया हम इस टाइप के काम के लिए लोन नहीं देते। लेकिन अगर कोई मिस्टर एक्स है जो कि खुद एक टेक्निकल पर्सन है, जिसे पता है कि आगे जाकर ऑनलाइन क्लासेस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके पास पैसा भी है, और मैं उसे कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है और मुझे पता है कि कैसे काम स्टार्ट करना है, बट मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो वो मेरे वेंचर में जो कैपिटल देगा, वो मुझे जो फाइनेंस देगा उसे बोलेंगे वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ सक्सेसफुली स्मॉल बिजनेस। Several companies including startups have been funded by dedicated venture funds during this decade। तो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि भाई वेंचर कैपिटल्स ने बहुत सारी कंपनीज को फंड किया है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज को भी फंड किया जो कि स्टार्टअप है, जो बिल्कुल नहीं है, ठीक। फिर कह रहा है डिस्पाइट दिस an average Indian entrepreneur understands and appreciation of venture capital concept has been woefully inadequate, ठीक है। तो despite this an average Indian entrepreneur understands and appreciation of venture capital concept has been woefully inadequate. In the Indian context, though venture capital has been a relatively late entrant,
इफ हैज़ ऑलरेडी मेड अ रीजनेबल इम्पैक्ट। तो यहाँ इफ की जगह इट आएगा और ये लाइन भी प्रॉपर नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं सीक्वेंस क्या बनती है, दोबारा से पढ़ते हैं चीज़ों को। सबसे पहले क्या कह रहा है, वेंचर कैपिटल इज रिकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ सक्सेसफुली स्मॉल बिजनेस। ठीक है, सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड बाय डेडिकेटेड वेंचर फंड ड्यूरिंग दिस डिकेड। चलिए जी, अच्छा यहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी थी, इन इंडियन कॉन्टेस्ट दो वेंचर कैपिटल हैज़ बीन रिलेटिवली लेट एंट्रेंट इट हैज़ ऑलरेडी मेड अ रीजनेबल इम्पैक्ट। तो अगर इसको हम इस लाइन के बाद डिस्कस करें कि जी वेंचर कैपिटल स्मॉल बिजनेस के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इंडिया के अंदर ऑल तो थोड़ा लेट है वेंचर कैपिटल, मतलब बाकी जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इंडिया में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट है, बट स्टिल लेट आया है इंडिया में, लेकिन रिमार्केबल इम्पैक्ट है इस कॉन्सेप्ट का इंडिया में। ठीक है, उसके बाद सेवरल कंपनीज, इंडिया में वेंचर कैपिटल एंटर कर चुका है, और सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड बाय द वेंचर फंड्स। तो जी वेंचर कैपिटल एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है स्मॉल बिजनेस के लिए। इंडिया में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी एंटर कर चुका है इंडिया में ये कॉन्सेप्ट, और बहुत सारी कंपनीज को फंड मिला भी है, वेंचर कैपिटल फंड, राइट। डिस्पाइट दिस, बहुत सारी कंपनीज को मिला भी है, उसके बावजूद कहता है एक एवरेज एंटरप्रेन्योर को वेंचर कैपिटल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो प्रॉपरली इस कंसेप्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, इनएडिक्वेट है उसकी अप्रिशिएशन, राइट। तो बेसिकली ए के बाद डी के बाद बी के बाद सी। तो आपको प्रॉपर फ्लो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जितने भी है ये सारे आप जितने दे रखे हैं एग्जाम्पल्स सारे पढ़ के देखिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर तो कोई MCQs नहीं बना सकते हम लोग, राइट। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे चीज़ों की अंडरस्टैंडेबिलिटी जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, रीडिंग स्किल्स जितनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी, इंग्लिश जितनी अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी जितनी अच्छी हो जाएगी, उतना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन का मतलब क्या है, कहता है आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें कोई ना कोई गलती होगी। कैसी गलती होगी, कहता है किसी भी तरह की हो सकती है। सेंटेंस के अंदर कहता है टेंस की गलती हो सकती है, नाउन की हो सकती है, प्रोनाउन की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, किसी भी तरह की गलती हो सकती है, राइट। तो सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरिया ऑफ वर्बल सेक्शन। वैसे तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जब सेंटेंस सामने आते हैं हमें उसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती, इतनी माइन्यूट से गलती देते हैं लोग। अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, बट ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब लॉजिकल मीनिंग, राइट, एंड कन्वे अ सर्टेन मीनिंग। तो सिंटैक्स का मतलब भी क्या होता है, लॉजिकल मीनिंग। तो कुल मिलाकर अगर कोई सेंटेंस लॉजिकल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा तो भैया इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर गलती है, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। A complete knowledge of a sentence and its structure is necessary to spot any error in the sentence and vice versa. In this exercise, one or more sentences are given, so you have to find out the mistake. ठीक है जी, तो अब देखिएगा इन्होंने जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, कहता है इट बिगिन्स विद द एक्विजिशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विस सेक्टर्स। It begin with acquisitions in information technology and related service sectors. In pharmaceuticals, ये कंपनी का नाम है, वुकहार्ट जो है वो एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, ठीक है। हैज़ बोट CP फार्मा ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो जी इस कंपनी ने CP फार्मा को परचेज कर लिया, बोट कर लिया इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर इतने डॉलर, ठीक है, $10.85 मिलियन।
तो जी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इट बिगिंस विद एक्विजिशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विस सेक्टर। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें तो भैया इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, एक तरह से टेक ओवर कह सकते हैं आप, कर लिया। फिर तीसरी कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, टाटा टी हैज़ टेकन ओवर टेटले ऑफ यूके, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टी बैग मेकर। तो टाटा टी ने भी भैया टेटले को खरीद लिया, ठीक। तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं मर्जर एक्विजिशन की, इसने इसको खरीद लिया, उसने उसको टेक ओवर कर लिया। विद द प्रोसेसेस इट बिकम्स द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी, ठीक। तो ये कह रहे हैं भैया गलती किस में है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, और इन्होंने कहा कि गलती किस में है, फोर्थ में। गलती किस में है, फोर्थ में। विद द प्रोसेसेस, विद द प्रोसेसेस, गलती यहाँ पर है। इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी, ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। इट का मतलब टाटा टी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि टी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, टाटा टी के बारे में बात कर रहे हैं। विद द प्रोसेसेस की जगह विद दिस प्रोसेस, राइट, या फिर ड्यू टू दीज प्रोसेसेस, या फिर ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो विद द प्रोसेसेस की जगह विद दीज प्रोसेसेस हो सकता था, ड्यू टू दिस प्रोसेस हो सकता था, ड्यू टू दीज प्रोसेसेस हो सकता था, राइट। तो कुल मिला के ये सेंटेंस की कोई सिंटेक्स नहीं बन रहा, मतलब लॉजिकल मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है जी। तो ओनली सेंटेंस 4 इज इनकरेक्ट। तो आपको बड़ा डीपली देखना है चीज़ों को, और उसके लिए ना वर्ड्स की नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी बड़ी ज़रूरी है। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं तो। देयर आर 2 मेन रीजन्स फॉर दैट प्रीडेटरी मूड। प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है, प्रीडेटर के बारे में सुना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहती है, या कोई भी ऐसा जो दूसरे को खाना चाहता है, निगलना चाहता है, दैट इज प्रीडेटर। हाँ जी, देयर आर 2 मेन रीजन्स फॉर दैट प्रीडेटरी मूड। मूड, प्रीडेटरी मूड कभी नहीं होता, प्रीडेटरी नेचर हो सकता है, राइट, मतलब दूसरे को दबाने की नेचर, दूसरे के ऊपर सरवाइव करने की नेचर, राइट। तो प्रीडेटरी नेचर हो सकता है, मूड कभी नहीं होता। Having established a domestic presence, the component makers are now looking for an international presence. तो भैया एक बार डोमेस्टिक प्रेजेंस बनाने के बाद, having established a domestic presence, the component makers are now looking for an international presence. लाइन ठीक लग रही है। Second, having improved their productivity, quality and reliability, Indian companies feel more confident about spreading their wings abroad. तो ठीक है, कहता है इंडियन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर ली है, क्वालिटी इंप्रूव कर लिया, रिलायबिलिटी इंप्रूव कर ली है। तो भैया डोमेस्टिक प्रेजेंस बना लिया पहले, फिर जी अपनी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी इंप्रूव कर लिया है। तो अब इंडियन कंपनी अपने पंख इंडिया से बाहर भी फैलाना चाहती है, कहाँ पर, अब्रोड। Various other factors are being attributed to this Indian penchant for the takeover game in all sectors, right? तो भैया और भी बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो ये इंडियन परचेंट का मतलब अगेन वही चीज़ की भी, यहाँ जो दूसरे को टेक ओवर करना, राइट, फॉर द टेक ओवर गेम इन ऑल सेक्टर्स। तो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट लाइन में ही गलती लग रही है, वो भी यहाँ पर प्रीडेटरी मूड नहीं होता, बेसिकली नेचर होता है, ठीक है। तो देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर दैट प्रीडेटरी नेचर, पहला रीज़न ये बताया, सेकंड रीज़न ये बताया, का और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो मतलब कुल मिला के आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर थर्ड अगर हम देखें, मूविंग वन बाय वन स्टेप, मूविंग स्टेप बाय स्टेप तो सुना है, मूविंग वन बाय वन स्टेप, मूविंग स्टेप बाय स्टेप अवे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड
विद द ग्राफिक्स, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। एंड फोटोग्राफी, विद द ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी कैन ऑल्सो क्रिएट रीडर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इस लाइन की कोई बेसिकली सेंस ही नहीं बन रही। ट्राई यूजिंग अ कंसेप्चुअल इमेज और फोटो टू हाईलाइट योर मेन मैसेज। ट्राई यूजिंग a conceptual image or photo to highlight your main message versus very first thing to come to mind when talking about your product of service। कुल मिला के इसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही है, राइट। अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इन द एक्चुअल डिज़ाइन। अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट is in the actual design. The unusual fold in a brochure or direct mail piece can add excitement। तो ठीक है, ये दोनों ठीक है और ये दोनों की कोई सेंस ही नहीं बन रही है, राइट। तो इस टाइप से आपको फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कहता है सेंटेंस को रीअरेंज करना। अब यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस नहीं दे रखे कि आपको सेंटेंसेस की सीक्वेंस बतानी है। एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और आपको प्रॉपरली उसे अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल गियरिंग द प्रेशर टू चेक फ्यूल प्राइस इज इंटेंसिफाइंग। गियरिंग के साथ अब आता है अप, गियरिंग अप, राइट। तो थोड़ा सा इस तरह से चीज़ों को एक दूसरे के साथ लॉजिकली अटैच करने की कोशिश करना। अप फॉर सेवरल असेंबली इलेक्शंस दिस के साथ ईयर आता है, दिस ईयर फॉलोड बाय द, ठीक है। तो सीक्वेंस बनती दिखाई दे रही है कि भाई गियरिंग के साथ अप आता है तो क्या बन सकता है? फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंटर gearing up for several assembly elections this year, gearing up for several assembly elections this year followed by the general election in 2019, the pressure to check fuel price is intensifying। तो A C D B, ठीक है। Companies viable since most of the foreign acquisitions by Indian companies the world are calculated on the basis of net present value and probable reserves। Companies viable since most of the foreign acquisitions by Indian company are done through loans taken abroad and valuation of the oil asset all over since most of the foreign acquisitions by Indian companies the world are calculated on the basis of net present value and probable reserve are done through loans taken abroad and valuation of the oil assets all over के साथ all over the world, ठीक है, all over the world। तो जी are done through the rise in oil prices makes takeovers of oil blocks by Indian oil and natural gas
since most of the foreign acquisition by Indian companies are done through loans taken and valuation of the rise in oil price makes takeovers of oil blocks by तो DACB the rise in oil price makes takeover of oil blocks by Indian oil and natural gas companies viable since most of the foreign acquisition by the Indian companies are done through और ये ठीक है opted for a hike in key interest rates by 25 basis points at the end of an unusually long 3-day meeting, which is the first such increase in 4.5 years. The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, at the end of an unusually long 3-day meeting, the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India opted ये ठीक है, ये भी हो सकता है राइट। तो कंफ्यूजन हो सकती है, अरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी आपकी। हाँ जी, सेंटेंस कंप्लीशन, तो जी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पर आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अनलेस ही डैश हिज ऑफिस आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो अनलेस ही लेफ्ट हिज ऑफिस, लेफ्ट, डिड नॉट लीव, लीव्स, हैड लेफ्ट, राइट। तो ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में। और यहाँ पर सेंटेंस क्या बन रहा है कि जब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। छोड़ा था, छोड़ दिया था, राइट, उसकी बात नहीं करे, था की बात नहीं करे, जब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा। अनलेस ही लीव्स, जब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ेगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, राइट। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर ग्रामर मतलब ग्रामेटिकल वे में चीज़ों को पूछा जा सकता है। हाँ जी, जैसे कि डैश आई वुड हेल्प ऑल पुअर पीपल। तो इफ़ आई एम रिच आएगा या इफ़ आई वॉज रिच आएगा या इफ़ आई वर आएगा। तो जब भी हम कहते हैं ना अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता, याद रखिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ आई वर दिस आई वुड हैव डन दिस, राइट। आई वुड हेल्प ऑल द पीपल। तो इफ़ आई वर, यहाँ पर वर या वुड, वर वुड, अगर मैं ये होता, इफ़ आई वर, चाहे आई आ रहा है यहाँ पर तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? वर। अगर यू आता तब भी वर यूज़ करते, दे आता तब भी वर यूज़ करते, ठीक। हाँ जी, आई हैव हर्ड द न्यूज़ 1 hour ago, आई वॉज वेटिंग फॉर एन आवर, राइट। यहाँ पर आ से स्टार्ट हो रहा है, आवर से स्टार्ट नहीं होता, आर तो एन आता है। तो वही वाली बात है जो हम ऊपर वाले चैप्टर्स, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में जो ग्रामेटिकल चीज़ों को देख चुके हैं वही यहाँ पर, ठीक है। लो जी, ये आपका चैप्टर है। अगेन जितनी ज़्यादा दोबारा से एक चीज़ बोलूँगा कि इस चैप्टर के अंदर मेरे कराने का एक्चुअली में कुछ था ही नहीं। जितना ज़्यादा आप लोग इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आती चली जाएगी, राइट। इनफैक्ट पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन में मैं तो कहता हूँ कि कुछ करवाने का होता ही नहीं है, बट फिर भी चलिए हमें एक बार कोर्स गो थ्रू तो करवाना होता है। तो होपफुली चैप्टर क्लियर है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नेट पे अनलिमिटेड पैसेजेस अवेलेबल है, इस टाइप के अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल है, जितना चाहे उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो कम से कम इस टाइप के चैप्टर्स के लिए मैं MCQs आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब उस चीज़ की वेट में मत रहिएगा, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश है
और आप CS करने जा रहे हैं, तो इस लेवल पर आकर हम ये मान के चलते हैं कि जनरल इंग्लिश, जनरल ग्रामर आपको आती होगी। चलिए जी, टेक केयर।